नमस्कार मित्रों आज साहित्य की दुनिया में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जावियों से अलग अलग कोणों से पकड़ कर देखते हैं कि क्या संदेश हमें देती है। सबसे पहली खबर एक साहित्यिक है जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह खबर आज की है, ताज़ा खबर है और ताज़ा खबर को सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए। एक हिंदी के प्रकांड और सर्वाधिक सम्मानित जीवित लेखक हैं प्रोफेसर रामदरश मिश्र। और प्रोफेसर रामदरश मिश्र ने जो समय देखा है मित्रों, वो बड़ा अद्भुत है। आप उनकी अंदाज़ा लगा लीजिए, उनकी उम्र से 98 वर्ष के हो गए और सब कुछ कायम है, सृजनशीलता भी, जागरूकता भी और पूरी तरह सचेत हैं। उनको पुरस्कार मिला है बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है सरस्वती सम्मान, और इस वर्ष उनको पुरस्कार की घोषणा हुई है और ये 31वां सरस्वती सम्मान है, जो कुछ मानों में सर्वोच्च भी माना जाता है। और उस पर उनकी जब प्रतिक्रिया आई वो और भी ज़्यादा गर्वित करती है कि ऐसे महान रचनाकार अभी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनकी बात सुनना, जिनके दर्शन कर लेना, जिनको पढ़ लेना अपने आप में एक आंतरिक सुख, साहित्यिक सुख जिसे कहते हैं, अदबी सुख देता है। उन्होंने एक बात कही है अपनी प्रतिक्रिया में कि तन बूढ़ा हो गया है लेकिन मन से मैं गतिशील। ये अपने आप में एक पूरी भावना है। और वो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि मेरी याददाश्त ठीक है, स्मरण शक्ति इतनी है कि मुझे उन दिनों की कहानियां भी याद हैं जब बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने रचनाएं पढ़ा करते थे। उनमें निराला भी थे, महादेवी भी थी, पंत भी थे, प्रसाद भी थे, जयशंकर प्रसाद। इवन वो तो जिक्र करते हैं कि उर्दू के बहुत बड़े बड़े शायर जो हैं वो उस समय मौजूद थे, जिनको देखा मैंने, सुना, पढ़ा और जिनके साथ बाकायदा बातें भी की, लंबी लंबी बहस भी की, चर्चाओं में भाग लिया। तो ये अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इस उम्र में आदमी स्वयं एक दस्तावेज बन जाता है। और उनका ये कहना है कि गांव से लेकर शहर तक जो जीवन मैंने जिया है, देहात, इनका भी जो ओरिजिन है, हमारे ज़्यादातर साहित्यकारों का जो ओरिजिन है, जो मूल स्थान है, वो गांव है। और देहात की ज़िंदगी से लेकर महानगर की ज़िंदगी तक की जो यात्रा है, जो अनुभूतियाँ हैं, जो संवेदनाएं हैं, उन सबको इन हमारे साहित्यकारों ने खूब जिया है। और जीकर उनके माध्यम से बहुत कुछ कहने का, बहुत कुछ व्यक्त करने का, बहुत कुछ सृजित करने का, क्रिएट करने का प्रयास किया है बड़ी ईमानदारी के साथ। और उनकी एक बड़ी बात यह है कि मैं साहित्यकार हूँ, मुझे पता है सीमाएं हैं चीज़ों को याद रखने की, उनको तरतीब देने की। इसलिए मैंने एक नियम बनाया है कि जो भी बात होती है शाम को अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि वो मेरे पास रहती है, मैं कभी कभी पुराने पन्ने पलटता हूँ तो मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं और जब समय मिलता है तो उनको तरतीब भी देता हूँ। मसलन अगर मैंने किसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संस्मरण को दर्ज किए हैं तो मुझे मालूम है कि प्रश्न इतने पर मौजूद हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ दोबारा, तो नए सिरे से मेरे सामने वो स्मृतियाँ जो हैं वो उजागर हो जाती है। किन्हीं भी स्मृतियों को कायम रखना, इसका एक तरीका उन्होंने बताया है। और कहते बेशक तन से मैं अब ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, लेकिन मन से पहले से भी ज़्यादा गतिशील हो गया हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि समय कम है और काम अभी बहुत सारा है जो किया जाना है। तो ये एक एहसास मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके बारे में ज़्यादा कहूँगा तो शेष लोग छूट जाएंगे। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूँ मोमिन का। पूरा नाम हकीम मोमिन खां मोमिन। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर और उस काल के शायर जब गालिब भी थे, ज़फ़र भी थे और बाकी इनके समकालीन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे नाम आते हैं। ये वो वक्त था, मोमिन उस वक्त में हुए थे जब ये 300 साल के शासन के बाद मुगलिया सल्तनत
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने हथियार फेंक रही थी, कब्जा हो रहा था उन पर। और उन दिनों के जो समकालीन, उन दिनों के, उस काल के जो साहित्यिक मर्म थे, साहित्यिक मर्म और साहित्यिक संवेदनाएं और साहित्यिक भाव, भंगिमा, उन सबको उन्होंने खूब किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका एक शेर है मित्रों, जिसका जिक्र मैं थोड़ा सा करके अगली बात पे आता हूँ। उनका एक शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इस शेर पर मत्थापच्ची करने वालों की एक लंबी कतार है और कई लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं, उनको समझ भी नहीं आता कि किसी अव्यक्त चीज के माध्यम से एक सहज भाव को व्यक्त करने का जो प्रयास है, जो प्रयोग है, ये बड़ा अजीब है। फिर सुन लीजिए एक बार कि तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं। और मिर्जा गालिब को ये शेर इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने जब ये शेर सुना तो तारीफ में वो पागल हो गए और उन्होंने बकायदा ये पेशकश की कि मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ हकीम साहब कि मेरा पूरा दीवान ले लो, ये एक शेर मेरे नाम का। तो ये एक बहुत बड़ा एक कम्प्लीमेंट होता है, बहुत बड़ी एक प्रकार से तारीफ होती है। लेकिन उस काल के लोग ऐसा भी नहीं थे कि तारीफ को बर्दाश्त न कर सके, हजम न कर सके। उनका इस मामले में हासमा काफ़ी ठीक ठाक होता था और मोमिन भी जानते थे कि गालिब अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। गालिब का भी मुकाबला वो नहीं कर सकते थे, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे। और उनकी बहुत सारी चीज़ें मित्रों मुहावरा भी बन गई, उनकी एक दो शेर और बाकी बातें बाद में। और उनकी एक जो बड़ी लगभग 200 साल से, 2 सदियों से चली आ रही है उनकी नस्ल में, जिसे गाया भी बहुत लोगों ने है और गायक जो है वो शास्त्रीय किस्म के भी हैं और पुराने गायक जिनकी चर्चा होती है उन्होंने भी खूब इसको गाया है। और इस शेर पर भी अभी तक बहस जारी है कि इसके वास्तविक अर्थ कितने कर सकते हैं। शेर था कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ढंग से कुछ एक लम्हों को अदब की दुनिया में कैद किया है। वो उनमें से एक थे और उनके प्रशंसकों में सबसे आगे गालिब का नाम आता है। चलिए तीसरा नंबर मैं जिक्र कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में समय है थोड़ा सा और उसमें जिक्र आसानी से हो सकता है। ये है उदय प्रकाश के बारे में। उदय प्रकाश आज के भारतीय साहित्य में, कहानी साहित्य में सबसे पहले हस्ताक्षर, पहले प्रथम स्थान वाले हस्ताक्षरों में शामिल हैं। माना जाता है कि इस समय उदय प्रकाश संभवतः सर्वाधिक चर्चित कहानी लेखक हैं और उनकी कुछ एक जो कृतियां हैं वो बड़ी चर्चा का विषय बनी। उनका एक कहानी संग्रह है अरेबा फरेबा और मोहनदास, अंत में प्रार्थना, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर। ये बहुत सारी कृतियां ऐसी हैं, रचनाएं उनकी, जो बड़े नई नई प्रयोग धर्मिता लिए हुए हैं और जो बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं को, आज की मानवीय संवेदनाओं को पकड़ में ले आती है। अब उदय प्रकाश ने कुछ एक बातें कही, उनकी जिक्र कर लेते हैं। उदय प्रकाश कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा लेखक हर समय लेखक बड़ा रहना चाहता है और इस सनक में वह अक्सर मार खा जाता है। हर समय हमेशा लेखक बने रहना मुमकिन होता ही नहीं। उदाहरण देते हैं कि पश्चिम के जितने भी स्थापित लेखक हैं, आप उदाहरण ले लीजिए, पश्चिम के जितने भी स्थापित लेखक हैं, उन्होंने कभी भी फुर्सत के लम्हों में ये भी किया कि उन्होंने कभी मछली मारना शुरू कर दिया, कभी शिकार खेलना शुरू कर दिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। वो इसलिए कि जो सृजन की ताकत है, क्रिएटिविटी की ताकत, इसको नई ऊर्जा मिल सके। और हमारा भारतीय लेखक सदा अपने कलम और अपने कागज़ और अपनी टेबल जो है जिस पर बैठकर वो लिखता है उससे ही जुड़ा रहना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे होता क्या है कि अक्सर चीज़ें दोहराई जाती हैं। बहुत सारी कृतियों के
जो कथानक हैं, जो कथ्य हैं, वो लगभग एक जैसे हो जाते हैं। उनमें नवीनता का फुट लाना, ये बड़ी बातें मुश्किल हो जाती हैं। तो मित्रों, 3 बड़े सशक्त हस्ताक्षरों का जिक्र आज हमने आपस में बांटा। उदय प्रकाश, मोमिन उस्ताद, और उसके बाद तीसरा जो नाम आपके सामने डॉक्टर रामधनुष मिश्र, एक आदर्श नाम, शिखर पुरुष। और इन तीनों को नमस्कार करते हुए कामना करते हैं कि नई नई रचनाएं प्रोफेसर रामधनुष मिश्र के माध्यम से और उदय प्रकाश के माध्यम से मिलती है। धन्यवाद।